हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। कल का क्लास आपने देखा होगा, आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। कोई दिक्कत नहीं है, बस बहुत दिनों के बाद मिले हैं। धीरे धीरे फिर आपकी कंटिन्यूटी बनती जाएगी और हमारे वीडियो आपके चैनल पे अपलोड होते चले जाएंगे। और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा वहाँ पे आप कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज का क्लास फिर शुरू करते हैं। तो कल हमने जो पढ़ा था और इसके आगे आज फिर पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और फिलहाल हम कैमरे को ऑफ करते हैं और अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमने कल पढ़ा क्या था? हमने कल पढ़ा था आपको सामाजिक विज्ञान का क्लास 10th जो है, 10th का जो इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे भारत में राष्ट्रवाद। और इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जो वन लाइनर क्वेश्चंस था। वन लाइनर क्वेश्चंस के थ्रू हमने क्या पढ़ा था? वन लाइनर क्वेश्चन के थ्रू, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये भारत में राष्ट्रवाद का जो समय था वो एक नज़र में हम लोग पढ़ रहे थे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक था 1857 का क्रांति था, फिर 1870 के बारे में। ये ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने क्या किया था, ये टोटल आगे बढ़ चुके थे। तो ये हम लोग तो पढ़ चुके थे ऑलरेडी। गांधी जी कब आए थे, उसके बाद भगत सिंह और खुदीराम बोस को वो क्या बोलते हैं, बम कब फेंका, उसके बाद उनकी फांसी कब होती है। फिर उसके बाद आपको लास्ट टॉपिक हमारा क्या था, 15 अगस्त 1947 को हमारा जो देश आज़ाद होता है, ये सब हमने पढ़ लिया था। ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि राष्ट्रवाद। तो बताइए, आप बताइए कि राष्ट्रवाद होता क्या है, बताएंगे क्या कोई हमें? तो जो भी है आप कमेंट में इसको टाइप कीजिए कि हाँ आखिर राष्ट्रवाद होता है। आप अपने बोलचाल की भाषा में भी लिख सकते हैं। आई डोंट नो, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने जो लिखाया, मैंने जो बताया वैसे ही आपको बताना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप जब भी क्लास 10th का ही जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो क्लास 10th का जब एग्ज़ाम देते हैं ना, ध्यान रखिएगा, तो उस पर सबसे ऊपर क्या लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। मैं भी थोड़ा सा एक लोकल लैंग्वेज का ही प्रयोग कर रहा हूँ, बट आप भी अपनी भाषा में इसको आंसर दे सकते हैं। यानी हम लोग पढ़े थे कल राष्ट्रवाद, ठीक है ना। राष्ट्रवाद के अर्थ को हम लोग पढ़े थे, यानी राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक जो था वो था राष्ट्रवाद का। तो पहला टॉपिक हमारा क्या था भाई? राष्ट्रवाद का। तो बताइए, आप बताइए कि राष्ट्रवाद होता क्या है। सबसे पहले आप राष्ट्रवाद होता क्या है, तो हम लोग कल पढ़े थे कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, एकता की भावना तथा एक समान चेतना क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद कहलाती है। एक समान सा छोटा सा टॉपिक में आपको आंसर बताया गया था कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति जो प्रेम होता है, जो भावना होता है, जो एकता होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? उसी को कहते हैं राष्ट्रवाद। ठीक है। अब होता क्या है कि अब किसी देश में राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है, आप बताइएगा क्या? किसी भी देश में राष्ट्रवाद का उदय होता क्या है? तो आप अपने देश के प्रति, उस देश में, जिस देश में आप रहते हैं उस देश के प्रति अपने प्रेम को उजागर करते हैं, एकता को उजागर करते हैं, चेतना को उजागर करते हैं। इसी को तो कहते हैं राष्ट्रवाद। ठीक है। अब इसके बाद आपको पढ़ना है, जैसे कि अगला टॉपिक आपको मिलेगा कि राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले कारक, यानी राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले कारक क्या होते हैं। जैसे यूरोप के बारे में बता रहा है, तो यूरोप में क्या बता रहा है? यूरोप में आपको बता रहा है क्या कि देखिए कि जैसे राष्ट्र राज्यों के उदय से जुड़ा हुआ होता है। राष्ट्र जो होता है वो राज्यों के उदय से जुड़ा हुआ रहता है। वहीं जैसे भारत हो गया, अब जैसे कि मान लीजिए भारत हो गया, अब भारत है यहाँ पे, तो भारत वियतनाम जैसे उपनिवेशों में क्या होता है कि उपनिवेशवाद विरोध आंदोलन से जुड़ा होता है। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे जैसे भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने के क्या कारण थे। भारत के प्रति, भारत में राष्ट्रवाद के पनपने का कारण, पनपने का मतलब समझ रहे हैं कि उसे उत्पन्न होने का क्या कारण। तो देखिए, सबसे पहला जो होता है इसमें भारत के प्रति आपको बता रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे आपको बता रहा है कि जैसे साहित्य आपको हो गया, इसमें क्या साहित्य हो गया, फिर उसके बाद लोक कथा हो गया, गीतों हो गया, चित्र हो गया, और इसके माध्यम से प्रति आप अपने देश का प्रचार कर सकते हैं। जैसे भारत माता की छवि, भारत माता की छवि के रूप लेने लगे। अब बताइए, आपको बताया गया है शॉर्ट टर्म में, आप बताइएगा, मुझे कमेंट में मैसेज करेंगे कि हाँ भारत माता की चित्र किसने बनाया था। ठीक है। अब फिर उसके बाद लोक कथाओं द्वारा भी राष्ट्रीय चिन्ह, फिर उसके बाद चिन्ह और प्रतीकों के प्रति जागरूक करते हैं, जैसे कि झंडा। पहले हमारे पास तो झंडा नहीं था, नॉर्मल जैसे केसरिया हो गया या जो भी
लोग रहते थे, उनके प्रति जो भावना रहती थी वो अपने झंडा को बनाते थे। लेकिन अभी आपको एक देश का प्रति, सभी के लिए देश का झंडा क्या हो जाता है, सभी के लिए होता है। और फिर उसके बाद इतिहास की पुनर्व्याख्या। इतिहास की पुनर्व्याख्या का मतलब होता है कि जो हमारा इतिहास है उसके व्याख्या के बारे में। अब इसी में हम लोग को पढ़ना क्या है कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 18। फिर खिलाफत आंदोलन होता है, फिर उसका असहयोग आंदोलन होता है। तो पूछ लेगा कि हाँ खिलाफत आंदोलन किसने शुरुआत किया, ठीक है, असहयोग आंदोलन किसने शुरुआत किया, कब से शुरुआत हुआ। तो ये आपको सब वन लाइनर क्वेश्चन में बताया जा चुका है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपके लिंक, फर्स्ट पार्ट के वीडियो का लिंक आपके उसमें दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब फिर देखते हैं इसमें प्रथम विश्व युद्ध का भारत पे प्रभाव और युद्ध के पश्चात परिस्थिति। आप बताइए कि कहीं भी अगर युद्ध कभी भी हुआ है तो क्या उसकी बेनिफिट ज़्यादा होता है, क्या ज़्यादा किसको हो पाता है, थोड़ा बहुत होता भी है तो किसको होता है, जो जीतते हैं उसको होता है। लेकिन जो हारते हैं उनकी दशा क्या होती है, आप बताइए। देश की दशा क्या होती है, देश की स्थिति तो बहुत गड़बड़ हो जाती है ना, कि परिस्थितियाँ उसकी खराब हो जाती है। तो उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है कि युद्ध की पश्चात जो उसकी परिस्थितियाँ ही वो क्या थी, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला हमारा टॉपिक यही देख लेते हैं यहाँ पे कि प्रथम विश्व युद्ध जो भारत में हुआ, मतलब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसका भारत में प्रभाव क्या हुआ, उसका स्थिति क्या हुआ, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए युद्ध के कारण, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि युद्ध के कारण, देखिए यहाँ पे युद्ध के कारण क्या हो जाता है, युद्ध के कारण रक्षा संबंधी खर्च में बढ़ोतरी आ जाती है, ये तो हमें पता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखते हैं तो बताइए कि अब जैसे इसे पूरा करने के लिए क्या हो जाता है, कर्ज लिया जाता है और टैक्स बढ़ाया जाएगा। अच्छा बताइए पैसा कहाँ कौन लाएगा, गांव के लोग देते हैं क्या, बाहर के लोग थोड़े देंगे, हम ही ना देंगे, आप देंगे। तो ये टैक्स हो जाता है, अब उस टैक्स को लगाया जाता है। अब उस टैक्स में देखते हैं आप अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए क्या हो जाता है, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स आदि को बढ़ाना पड़ता है, तो ये हो जाता है। फिर युद्ध के वर्षों में चीज़ों की कीमतें क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर 1913 से 18 के बीच जो है वो दाम क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। दुगुना का मतलब हो जाता है कि वो सब पे टैक्स बढ़ाकर और उसी के पैसा से क्या किया जाता है, युद्ध का सामान जो होता है दूसरे देशों से खरीदा जाता है, खर्च के उठाया जाता है, ये सब चीज़। फिर दाम बढ़ने से आम आदमी को क्या हो जाता है, अत्यधिक परेशानी होने लगता है। तो ये सब क्या है, ये सब है आपको प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम है जो हमारे भारत में जो देखने को मिल रहा है। फिर देखिए ग्रामीण इलाकों से लोग को जबरन सेना में भर्ती करने के लिए भेजा जाता है। उसके बाद देखिए अब जैसे इसमें आगे आपको भारत में कई भागों में उपज खराब होने के कारण भोजन की कमी हो जाती है। फिर आपको अब फ्लू की महामारी की समस्या हो जाता है, बहुत गंभीर हो जाता है, जिसके कारण और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये जो टोटल आपने जो भी अभी तक का टॉपिक इधर देखा, ये सब आपको किस चीज़ का, ये सब प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हमारे भारत के अंदर की ये कहानी है, भारत के लोगों के द्वारा ये सब चीज़ देखना पड़ता है। फिर उसके बाद 1921 में जनगणना के अनुसार क्या हो जाता है, अकाल और महामारी के कारण क्या हो जाता है, 120 से 130 लाख लोग क्या हो जाते हैं, स्वर्ग को सिधार जाते हैं। 120 से 130 लाख लोग मर जाते हैं। तो ये अच्छा बताइए, अब आपसे कोई कहेगा कि बुआ आप बताइए कि जो विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में जो प्रभाव थे, भारत की जो स्थितियाँ थी वो क्या थी, तो आपको इन सभी कारणों को लिखना, आपको इन सभी कारणों को समझ लेना है। बट अगर एग्जाम में पूछता है तो आप 5 कारण कम से कम लिख सकते हैं। तो आपको टॉपिक वाइज आपको लिखवा दिए गए शॉर्ट करके कि आप जल्दी याद हो जाएगा आपको, जल्दी से जल्दी, ठीक है। और फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक मैं सभी वर्ड्स जो भी लिखे थे उसको हाइड कर लिए, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हमारे देश की क्या परिस्थिति हुई, क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था उसके बारे में। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब सत्याग्रह का बात आता है। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, आप बताइए। सत्याग्रह का मतलब आखिर में होता क्या है, तो सत्याग्रह का मतलब देखिए, सत्याग्रह का मतलब ये हो जाता है ना कि यह सत्य और अहिंसा पर आधारित एक नए तरह का जन आंदोलन होता है जिसे सत्याग्रह बोला जाता है। और मेन रूप से मानिएगा तो सत्याग्रह का अर्थ किसने दिया था, तो सत्याग्रह का मतलब ही होता था महात्मा गांधी। उनका मतलब ही था कि सत्याग्रह वैसा होना चाहिए जो सत्य से हो और अहिंसा पे आधारित है, हिंसा उसमें नहीं था, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह के बारे में क्या बताया जाता है उसके बारे में अगर आपसे कोई पूछता है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के बारे में क्या बताया, कैसे बताया, तो आप क्या बताएंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए
ये टोटल टॉपिक है आपके लिए। अब इसमें हम लोग पढ़ते क्या है कि सत्याग्रह ने सत्य पर बल दिया। गांधी जी का मानना था कि यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ रहा है तो उसे अपने अत्याचार करने वाले से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, और अहिंसा के माध्यम से एक सत्याग्रही लड़ाई जीत सकता। उनका मतलब मानना था ना, मतलब कि वो अहिंसा के पुजारी थे। उनका मानना था कि हम ये आपको हिंसा के द्वारा नहीं बल्कि अहिंसा के द्वारा भी हम अपनी लड़ाई को अच्छी तरह से जीत सकते हैं, ठीक है। अब फिर देखिए, अब कहा जाता है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत में जो सत्याग्रह का आंदोलन किया गया था तो वो कब से शुरू किया गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि महात्मा गांधी जो थे वो भारत कब लौटे थे। तो वो कहाँ रहते, दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे कब, 1915 में। वो कब लौटे थे, 1915 में लौटे थे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि गांधी जी ने, इसमें बोल रहा है कि गांधी जी की जन आंदोलन की उपन्यास पद्धति यानी कि सत्याग्रह से नाम से ही जाना जाता, मतलब कि अच्छा, एक और आपको क्वेश्चन बताए थे कि बताइए कि गांधी जी का जो राजनीतिक करियर शुरू हुआ था कहाँ से शुरू हुआ था, हमारे चंपारण से शुरू हुआ था, ठीक है ना। अब इसके बाद जैसे देखिए, अब फिर बोल रहा है कि भारत में आपको बता ही दिए पहले, तो 1917 के कहाँ पे आए थे, बिहार में आए थे। यानी वहीं 3 कठिया एक प्रणाली चलता था नील की खेती का, उसी के विरोध में आए थे। 3 कठिया का मतलब होता क्या है ना कि आप वो 20 कट्ठे को 1 बीघा बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब उस 20 कट्ठे में से आपको 3 कट्ठा ऐसा जो ज़मीन जो सबसे उपजाऊ हो, उस ज़मीन को आपको उस पे जो अंग्रेज जो होते थे ना, वो जो कहते थे उसकी खेती करनी पड़ती थी। उसी को 3 कठिया प्रणाली कहते थे। और ये नील की खेती जो उसमें बोलते थे क्या कि इसमें नील की खेती ही आपको करना है। और यहीं गए थे आपको 1916 में क्या नाम है उनका, राजकुमार शुक्ला जी, जो लखनऊ अधिवेशन में, उसी में इन्होंने उनको बुलाया कि हाँ आप आइए, मेरे यहाँ भी आइए, यहाँ के किसानों की हालत बहुत गंभीर है, थोड़ा सा आके इसको भी कुछ देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद गांधी जी आए, उसके बाद देखने के बाद वो सफल हो गया। फिर 1917 में क्या करते हैं, गांधी जी आने के बाद क्या किए, ये खेड़ा आंदोलन शुरुआत कर। खेड़ा आंदोलन में होता क्या है ना कि गुजरात में है, इसमें कर में जो छूट होता ना कर, तो वो कर सबसे ज़्यादा, टैक्स सबसे ज़्यादा वो लगाते थे ज़मीन पे ऊपर। या उसके बाद जैसे वहाँ पे वो क्या बोलते हैं, प्लेग महामारी आया था, जिसके कारण से लोग किसानों का जो कर नहीं चुका पाते थे, जिसके वजह से वो आए, गांधी जी वहाँ पे गए। फिर उसके बाद उसी समय यानी कि 1917 में 3 गो आंदोलन किए वो ये बिहार में। अब जैसे कि पहला आंदोलन तो आपको दिखिए कि आपको गांधी जी आए तो वो बागान व्यवसाय 3 कठिया प्रणाली को सही करने में। फिर उसके बाद खेड़ा आंदोलन शुरू हुआ था। फिर उसके बाद अहमदाबाद यानी गुजरात में जो था, इसमें भी आंदोलन हुआ था। अब इसमें देखिएगा आपको आंदोलन कौन सा हो गया था। अब यहाँ पे अहमदाबाद में मिल, सूती कपड़ा जो था ना, वहाँ पे मिल था, उसमें लोगों ने इनको बुलाया। क्यों बुलाया था पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे काम तो ज़्यादा रहता था। उस समय जब प्लेग की महामारी जब हुआ था ना, कहानी आपको बताते, ध्यान से सुनिएगा। जब ये क्या होता है कि जब आपको बताया गया था कि जो प्लेग महामारी आया था ना, तो प्लेग महामारी उसी समय आया था, तो सभी लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे। अब इसने अंग्रेज बोले कि जब आदमी रहेगा ही नहीं, मजदूर ही नहीं रहेगा, तो हमारा काम करेगा कौन भाई? जब काम कौन करेगा काम, तो उस काम को करने के लिए इसने क्या किया कि इनके सैलरी में, ठीक है ना, सैलरी में क्या करता है वो इंक्रीज कर देता है, यानी बढ़ोतरी करता है कि भाई तुम इतना काम करो और तुमको सैलरी और ज़्यादा मिलेगा। सभी लेबर खुश हो गए, जैसे भी हो, मर के हो जी के हो, जैसे भी अपना काम स्टार्ट किया और इन लोगों का काम बहुत अच्छा चल रहेगा। फिर जैसे ही महामारी खत्म हुआ, उसके बाद क्या बोलते हैं वो अंग्रेज बोलते हैं कि मिल मालिक जो बोलते हैं कि जो सैलरी आपका पहले था वही सैलरी मिलेगा। तो ये तो भाई कोई बात अच्छा हुआ नहीं। तो इसीलिए मिल मजदूरों के समर्थन में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया। और उसमें हुआ क्या कि लगभग 25 से 30% जो पेमेंट था वो वापस कर दिया गया। फिर थोड़ा बहुत मतलब दोनों के बीच में समझौता हुआ और ये कहानी वहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो ये गांधी जी का राजनीतिक कैरियर भी बोला जाए तो कहाँ से शुरू होता है, तो आपके चंपारण से शुरू होता है। चलिए इसके बाद अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आगे का कहानी आता है कहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, तो आगे का कहानी पढ़ते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। ठीक है, अब पता है रॉलेट एक्ट क्या होता है? रॉलेट एक्ट एक टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, तो थोड़ा सा आज हम पढ़ते हैं, बाकी के फिर कल के क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए कि रॉलेट एक्ट का आखिर में प्रावधान कब होता है, फिर उसके बाद जब बताया जाता है तो रॉलेट एक्ट आखिर में किस, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। ठीक, अब देखिए रॉलेट एक्ट क्या होता है आखिर। तो रॉलेट एक्ट जो होता है ना वो 1919 में आता है। ठीक है, रॉलेट एक्ट जो होता है वो कब आता है भाई? 1919 में आता है। रॉलेट एक्ट का प्रावधान था वो किसके लिए था? तो सबसे पहला प्रावधान जब रखा गया, इसका मुख्य प्रावधान, वो राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान था।
ठीक है। अब इसमें होता क्या था ना कि आपको बिना, अब पता है क्या किया जाता था इसमें, एक और चीज़ बताया गया था इसमें कि रॉलेट एक्ट में जो मार्च 1919 में आया था, तो इसे बिना सबूत का, बिना किसी अपील का, बिना किसी दलील का किसी को गिरफ्तार, यानी किसी पे अगर शक हुआ नहीं कि उसको अनिश्चितकालीन के लिए भी हड़ताल कर दिया जाता था, मतलब कि उसको अंडर डाल दिया जाता था, तो ये भी होता था उसमें, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि अब वहीं जब गांधी जी इसके विरुद्ध में जब खड़ा हुए थे, तो वहीं इसमें जो गांधी जी थे वो 6 अप्रैल 1919, कब भाई 6 अप्रैल आपको 1919, 6 अप्रैल 1919 को एक राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में, राष्ट्रीय अपमान दिवस या याचना दिवस के रूप में भी मनाने के लिए बोले। अब पता है, तो ये रॉलेट एक्ट होता है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए फिर आपको मिल रहा है क्या इसमें, अगला टॉपिक कौन सा इसका, रॉलेट एक्ट का एक उद्देश्य, क्या उद्देश्य था, तो ये उद्देश्य था कि भारत में राजनीतिक गतिविधियों को दमन के लिए रोकना, मतलब कि वो देख रहे थे कि भारत में अनेक प्रकार की जो छोटी बड़ी पार्टियां हैं, उसके बाद देश प्रेम जो ज़्यादा जग रहा है उसको ख़त्म करने के लिए। फिर तो क्या किया, रॉलेट एक्ट का अन्यायपूर्ण क्यों था, इसलिए अन्यायपूर्ण था क्योंकि वो भारतीयों की नागरिक आज़ादी पे प्रहार करता था और भारतीय सदस्यों की सहमति के बगैर इसे पास कर दिया गया था। इसको बिना मतलब भारतीयों से बिना पूछे, न राय न कुछ किया गया और इसको क्या किया गया था, पास कर दिया गया था। तो अब रॉलेट एक्ट थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अब रॉलेट एक्ट जो था इसका परिणाम क्या होता है तो समझिए। देखिए परिणाम में आपको ये तो पहले ही बता दिया गांधी जी वाला, यानी क्या बताया हम आपको बताए हैं कि 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय हड़ताल के आयोजन होता है, जिसे हम राष्ट्रीय अपमान दिवस भी बोलते हैं या याचना दिवस भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, विभिन्न शहरों में रैलियाँ होती है, जुलूस निकाला जाता है, फिर आपको रेलवे वर्कशॉप जो होता है वो काम कार्य में हड़ताल कर दिया जाता है, ठीक है। और मतलब ये सभी चीज़ें क्या होता है, सरकारी जो भी पुस्तकें होती है, पुस्तकालय होती है, पुरस्कार होता है, ये सब का बहिष्कार किया जाने लगता है। अब विदेश की वस्तुओं की मांग में कमी आ जाता है, सरकारी नौकरी और वकील जो होते हैं वो भी छोड़ना शुरू कर देते हैं, जैसे मोतीलाल नेहरू थे, CR दास थे, राजगोपालचारी थे, आसफ अली जी थे। तो ये सब वकील जाने माने एक वकील हुआ करते थे। अब जाने माने वकील थे और ये वकालत ही छोड़ दी इसने, वकील थे जो है वो वकालत ही छोड़ देते हैं। तो ये बात रहता है इसमें का, ठीक है। अब ये कहानी आ जाता है, ये रॉलेट एक्ट का परिणाम होता है। फिर उसके बाद सभी दुकान बंद हो जाता है, स्थानीय नेता हिरासत में ले लिया जाता है, बैंकों, डाकखाने और रेलवे पे हमले होने लगते हैं, ठीक है। और आपको अच्छा स्टार्टिंग में आपको क्या बताया कि कोई सबूत नहीं चाहिए, इसको सबूत की ज़रूरत नहीं था, और इसमें क्या करता, कैसे भी करके उसको पकड़कर उस पर डाल देना रहता था, ठीक है। बस ये था। अब तो कहानी यहाँ पे आ जाता है। अब फिर आगे बढ़ते हैं, तो देखिए अब इसके रॉलेट एक्ट के बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये होता क्या है ना कि इम्पेरियल, अब आपको आगे बताते हैं इसके बारे में, तो ध्यान से पढ़िएगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इम्पेरियल, ये इसको हम यहाँ पे कर दिए, चलिए अब देखिए इसमें बोल रहा है कि इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था 1919 में रॉलेट एक्ट को तो पारित कर दिया था, लेकिन भारतीय सदस्य ने इसका समर्थन नहीं किया, लेकिन फिर भी इसे पारित कर दिया गया। और इसके बाद इसमें क्या हो जाता है कि आपको अगला टॉपिक जो हो जाता है इसमें का, देखिए यह एक्ट जो था, यह जो एक्ट था, एक्ट ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए असीम शक्ति का प्रदान किया था, और इसके तहत बिना ट्रायल के ही राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक क्या किया गया, जेल के अंदर डाला जाने लगा, ठीक है। अभी तो ये 2 साल बताया जा रहा है, आगे आपको बताया जाएगा कि हाँ बिना सबूत, बिना दलील और बिना अपील के ही आपको अंदर भेज दिया जाता था, ठीक है। अब फिर क्या होता है कि 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में महात्मा गांधी राष्ट्रव्यापी वो क्या बोलते हैं आंदोलन की शुरुआत करते हैं और हड़ताल में आह्वान करते हैं, और बहुत समर्थन भी इनको प्राप्त होता है। अलग अलग शहरों में अलग अलग लोग क्या करते हैं, आपको अलग अलग लोग शहरों में इसकी समर्थन के लिए निकल पड़ते हैं, दुकानें बंद हो जाती है, रेल कारखाने बंद हो जाते हैं, मजदूर हड़ताल कर देते हैं, सरकारी जो भी लोग होते हैं, जो भी सदस्य होते हैं वो इस्तीफा देने लगते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक था। अब फिर उसके बाद अंग्रेजी हुकूमत जो होता है वो राष्ट्रवादियों के कठोर कदम से राष्ट्रवादियों के कठोर कदम से क्या हो जाता है, वो कदम उठाने का निर्णय लिया, और कई स्थानीय नेताओं को बंदी बना लिया गया, महात्मा गांधी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया गया। तो ये सभी चीज़ घटनाएं किस चीज़ में होती है, ये सभी चीज़ होती है आपको रॉलेट एक्ट के अंदर,
किस चीज़ के अंदर होती है? रॉलेट एक्ट के अंदर। तो ये आपको याद रहे कि रॉलेट एक्ट का कानून कब आया था? तो 1919 में आया था। गांधी जी ने राष्ट्रीय अपमान दिवस यानी राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत कब किया था? तो 6 अप्रैल 1919 को। पता है इसी के जस्ट बाद आपको इसी को लेकर क्या हो जाता है, आपको आगे वाला जो टॉपिक आपको मिलेगा 1919 के, ये तो 6 अप्रैल का था, ठीक है। अब उसमें आ जाएगा आपको 19 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को क्या हो जाता है? जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। अब क्यों होता है? तो इसी में अच्छे अच्छे जो नेता थे, याद रखिएगा, कल बताएंगे आपको कल के क्लास में, लेकिन आज थोड़ा सा आपको बता देते हैं उसमें कि 2 इसमें ऐसे नेता थे जिसको क्या किया गया था, बिना कोई प्रॉब्लम के इसको क्या किया था, वो पकड़कर जेल में डाल दिए गए थे। यानी सैफुद्दीन किचलू थे और सत्यपाल जी थे। उनकी गिरफ्तारी होती है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, एक आसान सा वो सभा बुलाया जाता है, जिसमें वो सभा के लिए वो कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, जिसके वजह से आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड को देखने को मिलता है। तो फिलहाल हम अभी आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, और आप कल क्या कीजिएगा कि कल के क्लास में आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप रॉलेट एक्ट के बारे में बहुत अच्छा से पढ़ लीजिएगा, और रॉलेट एक्ट पढ़ के और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।